नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू करेंगे लल्लन टॉप शो। लेकिन उससे पहले लल्लन टॉप अड्डे के बारे में एक जानकारी। लल्लन टॉप अड्डा आपके लल्लन टॉप का एक कार्यक्रम है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हो रहा है, जो अलग अलग वजहों से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक केंद्र बने हुए हैं। पहला अड्डा कानपुर में हुआ, दूसरा झांसी में, अब तीसरे अड्डे की सूचना ये होगा प्रयागराज में 31 अक्टूबर को 3 बजे से अड्डा होगा। अड्डे के बारे में बाकी डिटेल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आइए, प्रयागराज में मुलाकात होगी एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में, गुफ्तगू होगी, बैठ के गप सड़ाका होगा और जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। सियासत पर बात होगी, समाज पर बात होगी। अब ये अड्डे की बात तो बता दी, शो भी शुरू करते हैं। 2001 में एक फिल्म आई थी जिसने हमारे उरई के कृष्णा टॉकीज में गदर काट दी थी। सोफे के कपड़े बदल गए थे, दीवारों पर पुताई हो गई थी। काहे से कि फिल्म गदर हिट थी। नाम था फिल्म का गदर, एक प्रेम कथा। इसका एक सीन हमारे देश में खूब पसंद किया गया था, वही जिसमें तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ता है। तारा सिंह गुस्से में है, अपने बीवी बच्चों के लिए किसी का सर काट सकता है। इसके बाद तारा सिंह एक पूरी भीड़ से अकेले लोहा लेता है और अपनी बीवी सकीना, बच्चे और दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है। हमें भी सीन खूब पसंद आया। हैंडपंप का उखड़ना मनोरंजक है, लेकिन मनोरंजन से कहीं कीमती है गर्व, जो हमें तारा की बात सुनकर होता है। एक ट्रक मालिक और किसान तारा के पास पाकिस्तान से नाराज होने की लाख वजह हैं। उसने बंटवारे का दंश भोगा, फिर भी उसका विवेक कायम है। उसे मालूम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद एक चीज नहीं है। उसे पहले नारे से कोई दिक्कत नहीं, उसका खून दूसरे नारे पर खौलता है। अफसोस की बात है कि जो अक्ल 2001 में आई एक फिल्म के एक ठेठ देसी पात्र के पास थी, वो हमारे सिस्टम, समाज और नेतागणों के पास बाकी नहीं रह गई। एक क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद लोगों का जश्न 138 करोड़ की आबादी के हमारे मुल्क के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया कि इन मामलों में राजद्रोह से लेकर आतंकवाद तक की धाराएं लग गई। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, मारपीट तो जो हुई सो हुई। तो बड़ी खबर में आज यही सवाल पूछेंगे कि क्या क्रिकेट में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न महज एक छोटी सी गुस्ताखी है, शांति भंग जैसी धाराओं में लगने वाला मुकदमा है, क्योंकि ये बहुसंख्यक को चढ़ाने वाली बात है, कुछ के लिए पॉलिटिकल एक्ट है, कुछ के लिए अपनी पाकिस्तान परस्ती दिखाने का जरिया है, लेकिन क्या ये एक गंभीर अपराध भी है? और इन दोनों सूरतों में एक समाज और देश के तौर पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसके अलावा आर्यन खान मामले में मिली बेल की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले शो में दिन का वीडियो। हम बांदा में हैं, बड़ोखर खुर्द गांव में। इस गांव की खासियत एक किसान है, एक प्रगतिशील किसान है, जिनके बारे में आयुष हमारे साथी, इनको पता चला था। इनको ये बताया गया कि जब आयुष अभी हमको बता रहे थे कि जब इजराइल जा रहे थे हमारे देश के लोग खेती किसानी सीखने, तो इजराइल के लोग इनके पास आ रहे थे। और बातचीत में ये भी पता चला, कोई और बता रहा था, मैं नहीं वही हमने कहा आयुष को किसी ने बताया, आयुष ने हमको बताया। तो प्रेम सिंह जी वो किसान हैं, हमारे साथ हैं, बांदा में बड़े मशहूर हैं। तमाम अखबारी कटिंग्स हमको भेजी गई, बताया गया कि इनके पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये खेती में ऐसे क्या प्रयोग कर रहे हैं। और जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि हमारी खेती का एक ही विज़न है कि सुख चैन से मस्ती में खेती करते हुए कैसे जिया जा सकता है। प्रेम जी, क्या कहानी है आपकी? पहले तो मैं आपका और लल्लन टॉप का और सौरभ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप नित्य नई ऊंचाइयां अर्जित करें अपने इस प्रोफेशन में। आपने एक नई पहचान खड़ी की है, इसके लिए मैं बधाइयाँ आपकी टीम को और देना चाहता हूं। और मैं ये आपको ये बता रहा था कि मैं सुख और समृद्धि की खेती करता हूँ। मैंने ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि खेती क्या करते हैं, खेती काहे के लिए करते हैं? सुख समृद्धि के लिए। तो सुख समृद्धि की खेती करते हैं। अगर प्रेम जी के इतिहास की बात करें तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद MBA भी किया रूरल मैनेजमेंट में, कि खेती किसानी के बारे में, रूरल मैनेजमेंट के बारे में और चीज़ें पता चलें। और उसके बाद फिर वो आप खेती करने लगे, नौकरी को हम उस चक्कर में नहीं पड़े। क्या कारण रहा इसका? पहला तो कारण ये था कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे तो उस समय इतना चार्म नहीं था और ना ही सामाजिक दबाव था नौकरी के लिए। और हम लोग तो देहात गांव के रहने वाले आदमी, तो नौकरी को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। तो ये बहुत दबाव नहीं था जैसा आप बच्चों के पास दबाव है। तो मेरा PCS में हुआ भी था, लेकिन मैं फिर नहीं गया उसको मैं। तो वो अच्छा, आपने PCS की भर्ती शुरुआत की? हाँ, प्रिलिमिनरी किया था। फिर इसके बाद मेरा जो MA फाइनल का एग्ज़ाम था और उसका दोनों का एक साथ हो गया। तो फिर हमारे जो डीन थे प्रोफेसर संगम लाल पांडे, उन्होंने कहा कि छोड़ो, फिर दोबारा हो जाएगा।
ऐसे और हो आज की तारीख में हो तो आदमी पहले जाएगा मेंस देने। नहीं, अभी भी नहीं दूंगा मैं। मतलब मैं उन पीड़ाओं को भी जानता हूँ जो नौकरी के पीछे होती हैं, मैं उससे आगे हूँ। चलिए आपके प्रयोगों की बात करते हैं। ये करीब 10 बीघा से 5 बिस्वा कम आप बता रहे हैं ज़मीन है आपके पास, और लोग हमें बता रहे हैं कि इतनी ही जगह पर आप खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से जीवन जी रहे हैं और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो थोड़ा हमको अपना काम दिखाइए, कैसे क्या करते हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? तो देखिए 2011 में मैं 2010 में सॉरी दिसंबर में एक कलबुर्गी कंपू में बड़ा आयोजन हुआ था। उस आयोजन में कलाम साहब आए थे और मैं भी गया था उसमें। तो उसमें कुछ लोग सम्मानित से हमको माइक थोड़ा देखते चलिए बता। जी, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था, उनमें से मैं भी हूँ। वहाँ पर कलाम साहब ने एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे ओरेटर थे और उन्होंने किया और उन्होंने उनसे एक लड़के ने प्रश्न पूछ लिया कि तुम, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यू एग्जॉर्टेड स्टूडेंट्स टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, politicians, etc. But you did not ask any of us to become a farmer. What would be the fate of farmer and farming? इस प्रश्न के उत्तर के बाद न कलाम साहब के बाद उत्तर था। दूसरे दिन डेक्कन हेराल्ड पेपर में निकला कि व्हेन अ रॉकेट मैन फ्लोड बाई अ मिसाइल्स ऑफ टाइनी हार्ट। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल लल्लन टॉप यूपी पर। वहां हम आपको पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको वहीं मिलेगी और मिलेंगी मजेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल करिए, हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। अब आते हैं आज के दिन की दोनों मुख्य खबरों पर। पहले बात आर्यन खान मामले की कर लेते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुबह से ही एक के बाद एक नई सूचनाएं आती जा रही हैं। सबसे पहले खबर आई कि एनसीबी की रेड में स्वतंत्र गवाह की तरह पेश किए गए किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किरण जिस तरह आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाता दिखा था, उससे पहले लगा था कि वो एनसीबी का अधिकारी है, पर बाद में पता चला कि धौंस दिखा रहा ये आदमी, सेल्फी खींच रहा ये आदमी खुद धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है और फरार है। किरण गोसावी अभी तक कहाँ था कोई नहीं जानता था। कुछ दिन पहले उसने वीडियो जारी कर कहा कि वो यूपी की राजधानी लखनऊ में सरेंडर करना चाहता है। ये दावा भी किया कि उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल रेड के दौरान जिस पैसे के लेन देन की बात कर रहा है वो झूठ है। फिर गोसावी को पुणे पुलिस ने आज अदालत में पेश कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि गोसावी से मुंबई पुलिस पूछताछ करे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 27 अक्टूबर को ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच बिठा दी थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अब एक 4 सदस्यीय टीम वानखेड़े पर लगे पैसे की उगाही के आरोपों की जांच करेगी। मुंबई पुलिस द्वारा जांच के लिए जारी किए गए आधिकारिक आदेश में घूसखोरी की 4 शिकायतों का जिक्र है, जिसमें से एक प्रभाकर सेल, उस बॉडीगार्ड की शिकायत भी है। हमने 27 अक्टूबर यानी बीते दिन के शो में आपको बताया था कि सेल के खुलासे के बाद एनसीबी ने भी विजिलेंस शाखा के जरिए अंदरूनी जांच शुरू की थी। खबर है कि इसके लिए दिल्ली से एक 4 सदस्यीय दल मुंबई गया और इसने 4 घंटे तक वानखेड़े से सवाल जवाब किए। हमने आपको यह भी बताया था कि समीर वानखेड़े को अदालत से भी राहत नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज फिर वो बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई और जिस भाषा में लगाई वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक ड्रग रेड का ये मामला कितने स्तरों पर उलझ गया है। क्या है मांगे? पहली मांग कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा फाइल हो चुकी या होने वाली कोई भी एफआईआर की जांच सीबीआई या एनआईए से हो। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी दल है उनकी मेरे खिलाफ बुरी नीयत है। दूसरी वजह, मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी ये उनकी मांग है। इस याचिका पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस के वकील ने कहा कि वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि इस याचिका के लिए सरकारी वकील द्वारा दिया गया बयान काफी है और इसी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया। अदालत केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, यह भी कहा गया। गजब का खेल चल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री के लिए एनसीबी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। इसके जवाब में एनसीबी का अफसर कहता है कि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। फिर सूबे की पुलिस अपनी ड्यूटी करने पर आती है तो एनसीबी अफसर के लिए कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण हो जाती है। दुर्भावना और ड्यूटी के बीच हो रही इस रस्साकशी ने पूरे देश को बहुत कंटेंट दिया है। हम बस अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहते हैं, इस कंटेंट का आनंद लीजिए, लेकिन सिर्फ आनंद ही मत लीजिए, ये सोचते भी रहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस बात की खुशी कि हम सिर्फ दास्ता की बेड़ियां ही नहीं तोड़ चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये सफ़र अपने 75वें साल में है, तब भी हाल ये है कि राज्य की पार्टी को केंद्र की एजेंसी पर और केंद्र की एजेंसियों को राज्य पर भरोसा नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर एक तरफ, टकराव दिख रहा है। तो 75 साल का हासिल यही है क्या?
खैर, समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी अभी लंबी चलेगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वैसे इससे याद आया, आज ही के रोज मुंबई के MRA मार्ग पुलिस थाने में समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है, धोखाधड़ी और जालसाजी की। मुंबई के रहने वाले वकील जयेश वणी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने सिविल सेवा में शामिल होने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर अनुसूचित जाति से आने वाले किसी शख्स का मौका छीन लिया है। तो अब ये मामला हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला होता जा रहा है। अब हम रुख करते हैं इस केस के दूसरे पहलू पर, आरोपियों की रिहाई। आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीसरे दिन सुनवाई की। एक लाइन की खबर यह है कि बेल मिल गई, लेकिन चूंकि हमने विस्तार से बेल याचिका के पक्ष में दी गई दलीलों के बारे में बताया था, तो आपको एनसीबी की दलीलों के बारे में भी जानना चाहिए। एनसीबी की तरफ से दलील पेश की असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने। उन्होंने कहा कि आर्यन या अरबाज पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, ये पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स के नियमित ग्राहक हैं। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद की बात सामने आई, इसलिए एजेंसी इस बात का पूरा पता लगाना चाहती है कि आर्यन के पास ड्रग्स कहां से आती थी। अनिल सिंह ने दावा किया कि बरामदगी में मिली ड्रग्स महज निजी सेवन के लिए नहीं थी। आरोपी क्रूज पर 2 दिन रहने वाले थे। आर्यन जानते थे कि अरबाज के पास ड्रग्स हैं, इसलिए यह कॉन्शियस पोजेशन का मामला है। कम से कम गांधी जयंती के दिन तो उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। आर्यन के वकीलों का कहना था कि ऐसे मामलों में सिर्फ अपवाद स्वरूप जेल हो सकती है। इसके जवाब में अनिल सिंह ने दलील दी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS कानून में बेल अपवाद है, यानी आरोपियों को बेल मुश्किल से ही मिल सकती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। फिर उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के रिमांड ऑर्डर्स को भी चुनौती नहीं दी गई है, तो उनकी गिरफ्तारी अवैध कैसे हो सकती है। आर्यन का दोस्त अचित एक ड्रग पेडलर भी है, अगर आरोपी छोड़े गए तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन सब के जवाब में वरिष्ठ वकील जो आर्यन खान वगैरह का पक्ष रख रहे थे, मुकुल रोहतगी, उन्होंने सवाल किया कि एनसीबी पूरे छापे में मिली बरामदगी को मिलाकर आर्यन के पास कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स होने का दावा कैसे कर सकती है, और जिस षड्यंत्र का दावा एनसीबी कर रही है उसके लिए सबूत कहाँ है। इन सारी दलीलों के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तीनों आरोपियों को बेल दी जाती है। जस्टिस NW सांवरे ने कहा कि वो अपना विस्तृत फैसला 29 अक्टूबर को सुनाएंगे। बेल की कंडीशंस भी तभी बताएंगे। इस फैसले की कॉपी आने के बाद ही समझा जा सकता है कि अदालत ने किन दलीलों को वजन दिया। संभव है कि जमानत के साथ कुछ शर्तें भी हों, जैसे पासपोर्ट जमा करना, बिना एजेंसी को सूचना दिए मुंबई से बाहर न जाना आदि इत्यादि। अभी के लिए बस इतनी खबर है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन 29 या 30 अक्टूबर को अपने घर होंगे। अब मुंबई से इतनी खबरें आ गई तो एक खबर लगे हाथों और सुन लीजिए। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे की अदालत से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। ये मुंबई पुलिस की दरख्वास्त पे जारी हुआ। 23 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था परमबीर सिंह, सचिन वाजे इत्यादि के खिलाफ एक्सटॉर्शन को लेकर, वसूली को लेकर, और उसके बाद से अब सरकार और पुलिस कह रही है कि वो एब्सकॉन्ड है, यानी फरार चल रहे हैं, और उसके बाद अदालत की तरफ से ये फैसला आया है। देखिए आगे आगे क्या होता है। 24 अक्टूबर इतवार के दिन भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ। हम 10 विकेट से हार गए, हमें दुख हुआ, लेकिन दुख मनाने के बाद, अफसोस करने के बाद हमने तय किया कि आगे देखा जाए। हमारे कप्तान विराट कोहली ने भी यही तय किया। शानदार खेल के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बधाई दी। अगली सुबह हुई तो यूजुअल खबरें मिली कि कई जगह राजनीतिक कारणों से, कई जगह हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत को लेकर और अलग अलग वजहों से, कई जगह किसी को चिढ़ाने को लेकर, कई जगह कुछ लोगों के बयान की माने तो मज़े लेने के लिए, ऐसी बहुत सारी वजहों से कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, कहीं पटाखे छोड़े गए, कहीं सेलिब्रेशन हुआ, कई फर्जी खबरें भी इसी नैरेटिव में जोड़ दी गई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? कई लोगों ने कहा ये सब इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं ताकि इनको नोटिस में लिया जाए, इनकी आवाज़, इनकी बात को वजन मिल जाए। कई लोगों ने कहा नहीं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि सख्त और नोटिस के बीच भी है, जो कानून सम्मत कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। हुआ क्या? रविवार से लेकर गुरुवार की शाम आ गई, लेकिन मामला खत्म होने की जगह निरंतर बड़ा हो रहा है। कहीं UAPA लग रहा है, कहीं राजद्रोह, और कहीं पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों की नौकरियां जा रही हैं। इसलिए हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए कि नारे लगाने पर, विरोध प्रदर्शन करने पर, देश की हार का जश्न मनाने पर किस तरह के मुकदमे चल सकते हैं, एजेंसियां क्या करती हैं, सरकारें क्या करती हैं, और कोर्ट में कौन सी दलीलें टिकती हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। उदयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की टीचर नफीसा अटारी, उन्होंने 24 अक्टूबर के मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फोटो थी और लिखा था We won, हम जीत गए।
ये स्टेटस देखकर किसी अभिभावक ने पूछ लिया कि आप पाकिस्तान के समर्थन है। इस पर टीचर ने कहा हाँ। फिर ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने स्कूल में जाकर नारेबाजी की। देश के गद्दारों गोली मारो वाले नारे भी लगे। वैसे इस नारेबाजी पर भी हिंसा के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज हो सकता है। खैर, टीचर वाले अपराध पर लौटते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया तो स्कूल ने टीचर को निकाल दिया। फिर राजेंद्र नाम के व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आईपीसी की धारा लगाई गई 153A। ये क्या है? इसमें धर्म, जाति, जन्म के स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में दुश्मनी बढ़ाने या सौहार्द बिगड़ाने के अपराध आते हैं। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अगर अपराध किसी धार्मिक स्थल पर हुआ तो सजा 5 साल तक की हो सकती है। तो इस धारा में उदयपुर पुलिस ने टीचर को बुधवार को गिरफ्तार किया। फिर मजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी। आरोपी टीचर ने अपने बचाव में क्या कहा, सुनिए। ये था कि हम मैच देख रहे थे तो हमने घर में ही 2 टीम्स डिवाइड कर ली थी और हम अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे। बस, इसका ये कोई भी मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया तो उस पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। तो हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था तो उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है तो मैंने उनको येस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं इंडियन हूँ, आई लव इंडिया और मैं इंडिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप सभी लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और अगर आप किसी को भी ऐसा लगा हो, जो मैंने भी एहसास किया कि वो एक्चुअली गलत हो गया है, तो जैसे ही मैंने एहसास हुआ कि मैंने गलती कर ली है तो मैंने रातों रात ही मैसेज वो स्टेटस डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली शायद ये गलत वे में जा रहा है। तो मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था और किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो नफीसा अटारी कह रही है कि उनका मतलब पाकिस्तान की तारीफ नहीं था, उनके पोस्ट को गलत समझा गया। हो सकता है वो सही कह रही हो सकता है उनका इरादा कुछ और रहा हो, अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने माफी मांगी है। हम दूसरे उदाहरण की तरफ जाते हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के बाद अब अगला उदाहरण है बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से। यूपी में कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ राजद्रोह लगेगा। तो यूपी में पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई। कहां क्या हुआ, एक एक करके बात करते हैं। पहले आगरा का केस। आगरा पुलिस ने कश्मीर के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। तीनों आगरा के जगदीशपुर इलाके में पढ़ने वाली राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनके खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के नेता गौरव राजावत ने थाने में तहरीर दी। 6 छात्रों के नाम। आरोप कि इन छात्रों ने भारत देश के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए और इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इस तहरीर पर पुलिस ने FIR लिखी और उसमें क्या लिखा कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत के हारने पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी किया जाना और राजद्रोही नारे लगाया जाना। आगरा के SP क्या कह रहे हैं, सुनिए। जगदीशपुरा में RVS कॉलेज में एक वाकया सामने आया जिसमें कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद कुछ ऐसे टिप्पणी किए गए थे जो देश विरोधी थे। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 153A, 505 1B और IT एक्ट की धारा 66F लगाई है। क्या कहती हैं ये धाराएं? 153A के बारे में तो अभी आपको बताया राजस्थान के मामले में। सेक्शन 505 1B लोगों के मन में डर फैलाने के इरादे से देश के खिलाफ या जन शांति के खिलाफ कोई कृत्य करना, यह अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और IT एक्ट की धारा 66F क्या है? साइबर टेररिज्म के मामलों में यह धारा लगती है। इसके सेक्शन में लिखा है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या लोगों के मन में डर फैलाने के इरादे से अगर कोई किसी अधिकृत व्यक्ति को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देने से मना करता है या फिर बिना इजाजत के किसी कंप्यूटर को एक्सेस करता है और इसके पीछे इरादा किसी की जान लेने या शारीरिक नुकसान या प्रॉपर्टी को नुकसान या आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का है, तब ये धारा लगती है। सेक्शन B कहता है, कोई जानबूझकर या अनजाने में ऐसे किसी कंप्यूटर से सूचना निकालता हो जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से परमिशन ना हो, तो इस तरह के मामलों में IT एक्ट की धारा ये F वाली लगाई जाती है। तो ये सारी धाराएं लगाई हैं आगरा पुलिस ने 3 कश्मीरी छात्रों पर। अपुष्ट खबरों के मुताबिक इन छात्रों को पेशी के दौरान वकीलों ने पीटा भी है। अब असल में हुआ क्या, हमें नहीं पता। क्या देश विरोधी नारेबाजी हो रही थी
इसका साक्ष्य भी पुलिस को जुटाना है। फिलहाल कोई वीडियो सामने नहीं आया है, ना ही ऐसा किसी वीडियो का जिक्र शिकायत करने वालों ने पुलिस को दिया। आरोपी छात्रों के कुछ व्हाट्सएप स्टेटस हैं जो सबूत के तौर पर बीजेपी के युवा मोर्चा ने पुलिस को दिए। क्या है इनमें? एक स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप के स्टेटस में बाबर आजम क्रिकेटर की फोटो है और उसमें दिल वाला इमोजी लगा रखा है। एक स्क्रीनशॉट है जिसमें व्हाट्सएप चैट है। इसमें यह समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम का स्टेटस लगाने वाले स्टूडेंट को किसी ने चैट में पूछा कि इंडिया तुम्हारी कंट्री नहीं है क्या, और उधर जवाब आता है नहीं, मेरा देश कश्मीर है। फिर सामने वाला किसी स्टेट की फोटो पर कमेंट करके लिखता है कि ये टेररिस्ट था, तो सामने वाला लिखता है इंडिया का बाप था। व्हाट्सएप स्टेटस का एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा है क्या हुआ इंडिया, रिजवान बाबर आई लव यू भी लिखा है। तो इन स्क्रीनशॉट के आधार पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया। आरोपी कश्मीरी छात्रों का पक्ष हमें नहीं मिला। कश्मीर के ये छात्र पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आगरा के कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस स्कीम के तहत हर साल 5000 कश्मीरी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ट्यूशन फी के अलावा 1 लाख रुपए रहने का खर्च भी दिया जाता है। इस स्कीम के तहत आगरा के कॉलेज आरबीएस में 6 छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 को कॉलेज से निकाल दिया गया है और अभी वो जेल में है। अब चलते हैं बदायूं के मामले पर। यहाँ फैजगंज में रहने वाले नियाज नाम के शख्स को राजद्रोह के मामले में जेल भेजा गया। हिंदू जागरण मंच ने नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। बदायूं में आज तक के संवाददाता अंकुर चतुर्वेदी ने हमें बताया कि पहले पुलिस ने शांति भंग के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया था, लेकिन जब बवाल बढ़ गया तो इसमें राजद्रोह का मामला लगा दिया गया। आरोप क्या है इस मामले में? तहरीर में लिखा है कि नियाज नाम के शख्स ने पाकिस्तान की जीत के बाद फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में लिखा आई लव यू पाकिस्तान, मिस यू पाकिस्तान, जीत मुबारक जैसी बातें भी लिखी। इसके अलावा अपनी फेसबुक वॉल पर पाकिस्तान का झंडा लगाया और इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A लगाई, यानी राजद्रोह का मुकदमा, जिसे अंग्रेजी में सेडिशन भी कहते हैं। इसके अलावा यूपी के बरेली में 2 लोगों पर और सीतापुर में पाकिस्तानी टीम के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब बिहार का मामला सुनिए। बिहार के किशनगंज में पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे जलाने के दावे के साथ पोस्ट वायरल हुई। लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा। पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और निकला। असल में पाकिस्तान की जीत पर नहीं, एक शादी में पटाखे चलाए जा रहे। कल रात में लगभग 11 बजे किशनगंज हलचल न्यूज ग्रुप, किशनगंज टाइम्स न्यूज ग्रुप और एक व्यक्ति के वाल पे जो फेसबुक का वाल होता है, उस पे जो है पाकिस्तान के जीत पे पटाखे छोड़ने संबंधी एक पोस्ट की गई थी। चूंकि मामला काफी सेंसिटिव था और ये एक तुरंत जो है ये वायरल होने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किशनगंज सर के द्वारा जो है तुरंत इसकी जांच करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके आलोक में हम लोगों ने जब इसकी जांच की तो इस संबंध में जिन व्यक्तियों द्वारा पोस्ट किया गया था उन्हें जब बुलाया गया, इस पे हम लोगों ने उनसे बात की, जब पूछताछ की तो पता चला कि जो स्थानीय मोहल्ला चूरीपट्टी मोहल्ला है, वहां पे एक शादी समारोह में जो इनके घर के पास ही था, वहां पे पटाखे छोड़े गए थे और उसी को इन्होंने ये पाकिस्तान की जीत से इनको जोड़कर उस चीज को इन्होंने देख लिया। अब जम्मू कश्मीर की बात। राजौरी के राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सफिया मजीद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वजह बताई गई कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। आपको मालूम होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक नया नियम लेकर आया जो देश से वफादारी न रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर था। उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। इसके अलावा एक और मामले में पुलिस ने जश्न मनाने वाले छात्रों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आतंकी गतिविधियों के मामले में ये कानून लगाया जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान की जीत के समर्थन में लिखना राजद्रोह या यूएपीए का मामला है या शांति भंग और दूसरे तरह का अपराध है। इसके कानून पर जाने से पहले ये समझिए कि क्या पाकिस्तान हमारे लिए डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट है, यानी दुश्मन मुल्क है। इसका जवाब 3 साल पहले एक आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने दिया था। कहा था कि कोई भी देश भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान में हमारा दूतावास है, कारोबारी रिश्ते हैं, रिश्ते अच्छे या खराब हो सकते हैं लेकिन फिलहाल हैं, और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क नहीं है, ये सरकार का रुख है। इसलिए भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला। तो फिर पाकिस्तान के समर्थन में लिखने या पाकिस्तान की टीम का समर्थन करना क्या कानून की नज़र में अपराध है या नहीं? हमने ये कानून के जानकारों से बात की, क्योंकि कई पक्ष आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जानबूझकर बहुसंख्यकों की, हिंदुस्तान का सपोर्ट करने वालों की, हिंदुस्तानियों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोगों ने कहा कि ये बात संज्ञान में तो लेनी चाहिए और इस पर शांति भंग जैसे मामलों में मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन यूएपीए और राजद्रोह जैसे
मुश्किल जो कानून है, जो गंभीर चीज़ों में लगाए जाते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि हाल ही में अमित शाह कहकर आए थे कश्मीर में कि हम पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे, जो हमारे कश्मीर के भाई बहन हैं उनसे बात करेंगे, हमें किसी दूसरे देश की या बीच के दलालों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे थे। हमने सोचा कुछ कानून के जानकारों से भी पूछा जाए। इंडियन आईपीसी के अनुसार किसी भी देश के जीतने पर अगर कोई भी नागरिक खुशी जताता है या हारने पे दुख जताता है, तो हारने और जीतने की खुशी या दुख को कहने के लिए या पोस्ट भी करता है, तो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बनता। ऑफेंस का मतलब जब आप किसी के विरुद्ध में कुछ कर रहे हो। पाकिस्तान की जीत की खुशी अगर किसी ने मनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंट्री विशेष के विरुद्ध में उसने खुशी जताई है। कोई ऑफेंस का मतलब अपराध, उसमें क्या अपराध हुआ? कोई भी अपराध नहीं हुआ। वो केवल अपनी खुशी जाहिर कर रहा है कि उसके खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। नथिंग रॉन्ग। इस खुशी को जाहिर करने से किसका नुकसान हुआ? जब तक कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो ऑफेंस क्या हुआ? जब कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ और अगर आप उसको किसी भी ऑफेंस में जोड़ करके उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, अरेस्ट करते हैं या जेल भेजते हैं या सजा देते हैं, तो ये तो आपकी गुंडागर्दी हो गई। आप अपनी मर्जी से लोगों के मुख को बंद करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोले, जो वो बोलते हैं सिर्फ वही बोले। ऐसा कौन सा कानून होता है? ऐसा कानून तो दुनिया में कहीं नहीं है। इवन तालिबान के यहाँ भी आज के टाइम में तालिबान जो आया है यहाँ पर अफगानिस्तान में, उनके यहाँ भी ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी कंट्री के जीतने पे आप खुशी मत मनाइए। अगर इंडिया में इस तरह का कोई आपके कानून को दुरुपयोग किया जाता है इस नाम पे ऊपर, किसी को खुशी जताने के ऊपर, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। उसने आई लव पाकिस्तान कहा है, उसने ये तो नहीं कहा आई हेट हिंदुस्तान। अगर उसने ये कहा हो आई हेट हिंदुस्तान और मुझे इंडिया से नफरत है, तब तो आप ये केस लगाने की सोच सकते हैं। वो भी नहीं सोच सकते। लेकिन अगर कोई कहता है आई लव पाकिस्तान, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। व्हाट इज द रॉन्ग? हाउ कैन यू से यू शुड नॉट लव टू द पाकिस्तान? ऑन द अदर हैंड, यू शुड लव ईच एंड एवरी कंट्री। If a country do something wrong, you can criticize that wrong. You can't say that you hate a country. For what? Why should you hate a country? Either it is Pakistan, maybe tomorrow Nepal, tomorrow Sri Lanka, day after tomorrow America, Britain who dominated us 100 years. If I say I love the Britain, that doesn't mean that I don't have the right to hate the Britain. I can love, I can hate. That is a pure personal. It is not affecting anything. It is not attacking India. देखिए, कानूनी तौर पे सबसे पहले सवाल को देखने से पहले हमें इसमें से पाकिस्तान को हटा के ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करके देखना चाहिए। आप पाकिस्तान को हटा दीजिए, आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी में खेल को खेल के तरीके से देखेंगे, जहां पे गवर्नमेंट, दोनों देशों की गवर्नमेंट खेल को बढ़ावा देते हुए सीरीज के अंदर एक दूसरे से मैच खेल रही हैं। आप इसे एक मैच्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तौर पे अगर आप उस नागरिक की समझ को समझेंगे, तो मैं समझता हूं इस सवाल का जवाब देना कानूनी तौर पे बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इसका कानूनी तौर पे जवाब देना चाहूंगा। क्या पाकिस्तान की जीत, ऑस्ट्रेलिया की जीत, इंग्लैंड की जीत में कोई फर्क है? जब तक भारत के गवर्नमेंट ऑफ द डे ने पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर नहीं करा हुआ। अगर तो एनिमी स्टेट डिक्लेयर करा हुआ है तो मैच होने का ही सवाल नहीं उठता। अगर मैच हो रहा है तो जीत का एप्रिसिएशन सिर्फ खेल के नुआंसेस से, कानूनी तौर पे आप उसको अपराध नहीं ठहरा सकते। दूसरा सवाल, इसी में से एक और सवाल उभरता है, जश्न का तरीका। जश्न का क्या तरीका है? क्या उसमें भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को अटैक करा है? तो हां,
तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आप उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके जश्न के तरीके को, जो भारत के विरुद्ध कोई ऐसी आवाज उठाए या भारत की यूनिटी के अगेंस्ट ऐसी आवाज उठाए, उसका प्रावधान तो है। लेकिन इसका प्रावधान नहीं है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, पाकिस्तान को जैसे मैंने कहा हटा दीजिए इसमें से। हमारे यहां पे एक इमोशनल हाइप है भारत और पाकिस्तान के मैचेस को लेके। उस इमोशनल हाइप का फायदा या नुकसान पॉलिटिकल प्रोसेस और नॉइस के लिए तो करा जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे जब आप उस चीज को देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि अगर भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट किसी ने कोई शब्द या एक्सप्रेशन या फिर कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी है, तो ये कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। भारत में दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमोसिटी या एनिमिटी बढ़ाने का काम करता है, तो उसमें हमारा प्रोविजन है। रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का प्रोविजन है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए चीयर करना और इस रिलीजियस कम्युनिटी के एंगल को बढ़ाना, ये उन्होंने किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को रखा है, इस पे देखा जाएगा। मैं अगर कहूं कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बहुत बढ़िया लगे, हमारे अगेंस्ट मैच में वो जीते, और मैं उनकी जीत को एक तरीके से अप्रिशिएट करता हूं, एक अलग चीज है। रिलीजियस एनिमोसिटी का एंगल इस चीज को देखते हुए बनेगा कि किसी व्यक्ति ने एक्सप्रेशन से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किस तरीके से दो रिलीजन के बीच में एनिमोसिटी या फिर एनिमिटी को बढ़ाने का काम करा। इसमें भारत पाकिस्तान के मैच को छोड़ भी दें तो भी एक लीगल प्रोविजन, प्रावधान है हमारे कानून में। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मूर्खता कर रहे हैं, इनसे किसी की भावना भड़कती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये मामले राजद्रोह या यूएपीए में आएंगे तो उन आतंकवादियों का क्या जो हमारे देश के खिलाफ लगातार साजिश करते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जहां छड़ी से काम चल सकता था वहां तलवार भांजने की क्या ज़रूरत। ये ज़रूरत किसी राजनीतिक विवशता के तहत आई है, सेंटिमेंट को खुश करने के लिए आई है, या कानून सम्मत है, कोर्ट तय करेगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब इस मामले पर कू की राय बता देते हैं। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या पोल के जरिए रुझान जानने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि क्या श्रीलंका जिंदाबाद के नारे को भी भारत में देशद्रोह माना जाएगा। हाँ कहने वाले 51% थे और 49% ने कहा ना। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लल्लन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे शो में दिखाए जाएंगे। आप अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं #LTShowOnCoo के साथ, उसे भी शो में शामिल किया जाएगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। हम देश के प्रति प्रतिबद्ध रहें, हम देश के सभी मजहबों, सभी भावनाओं की शांतिपूर्ण ढंग से कद्र करें। हम अपने विचारों को प्रकट करने के चक्कर में किसी की भावनाओं को जानबूझकर आहत ना करें। लेकिन हम ये भी याद रखें कि हम मूर्खतापूर्ण, बदमाशी भरे या आपराधिक भी कृत्यों को उनके अपराध की श्रेणी के हिसाब से डील करें। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।